हे देयर, वेलकम टू बाइक एप्स। माय नेम इज सीए अंगद पाल सिंह। और आज जो टॉपिक लेके आया हूं वो इस वक्त के लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर एक न्यूज चल रही है, या मैं कहूँ रूमर चल रही है कि एक नया कानून आ गया है कि अगर 45 दिन में आपने अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करी तो आपको उस अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। आप इसकी थोड़ी सी डाइसेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि ये बात आधी अधूरी सही है, या मैं कहूं बहुत नैरो और संकीर्ण बात है। इसको डिटेल में डाइसेक्ट करके समझते हैं कि मुद्दा है क्या और आपको इस पर करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात, ये जो 45 दिन में पेमेंट करने वाला लॉ है, ये कोई नया लॉ नहीं है, ये बहुत पुराना लॉ है। एमएसएमईडी एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये 2006 का कानून है। इसका सेक्शन 15 है जो ये बात कहता है कि अगर आपने किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज लिए हैं तो उसको ड्यू डेट में पेमेंट कर दो। अच्छा, मैं आपको जितना भी इस पूरी वीडियो में लॉ की बात करूंगा तो मैं आपको लॉ की कोई एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं उसके अंदर से जो इंटरप्रिटेशन निकल रही है वही बताऊंगा, क्योंकि वही आपके लिए रेलिवेंट है। तो सेक्शन 15 ये कहता है कि ड्यू डेट तक आपको अपने सप्लायर को पेमेंट कर देनी है। अब ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट की डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि अगर आपका और सप्लायर का कोई आपस का अग्रीमेंट है कि ये ड्यू डेट तक पेमेंट होनी है तो उस ड्यू डेट तक पेमेंट करो। वो ड्यू डेट 45 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर 45 दिन से ज्यादा लिखी हुई है आपने अपने एग्रीमेंट में, अच्छा रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉ की लैंग्वेज कुछ ऐसा है। अगर वो 45 दिन से ऊपर लिखी हुई है तो 45 दिन ड्यू डेट है। और अगर आपस का कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है ड्यू डेट का तो 15 दिन ड्यू डेट है। ये 15 दिन 45 दिन ये काउंट कहां से होते हैं? ये काउंट होते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज और डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज का। अब ये एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या है? जिस दिन आपको गुड्स या सर्विसेज मिल गए और आपने एक्सेप्ट कर लिए, वो आपकी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या है? आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए, आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करी, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस है। आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दी और उस ऑब्जेक्शन के ऊपर आपकी चर्चा हुई, जिस दिन आपने उस ऑब्जेक्शन को रिमूव कर दिया उस दिन डीम्ड एक्सेप्टेंस है। आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिए लेकिन 15 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करी, उसके बाद जाके ऑब्जेक्शन रेज करी, तो उस ऑब्जेक्शन का कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर जिस दिन आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए थे, मान लिया जाएगा कि वो आपकी डीम्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। तो यानी अगर आपने किसी सप्लायर से गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं, गुड्स या सर्विसेज लिए हैं, तो आपको उसको ड्यू डेट तक पेमेंट करनी है। ड्यू डेट है, अगर कुछ अग्रीमेंट है तो वो अग्रीड ड्यू डेट, अगर वो अग्रीड ड्यू डेट 45 दिन से ज्यादा की है तो विद इन 45 डेज, और अगर आपस का कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है ड्यू डेट का तो विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करनी है। तो ये तो हो गई ड्यू डेट, जिस डेट तक आपको पेमेंट करनी है। अभी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सप्लायर। सप्लायर की फिर डेफिनेशन है इसी एक्ट में, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। वो ये है कि जो भी माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आता है और जो कि एमएसएमईडी में रजिस्टर्ड है। अब कई लोगों को इसमें भी डाउट है, कई कहते हैं नहीं सिर्फ डेफिनेशन में आ गया तो कवर हो जाएगा, रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। नहीं, लॉ की लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है जिसमें रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। अब रजिस्टर्ड जो भी लेटेस्ट प्रोसीजर है, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन चल रहा है, पहले उद्योग आधार होता था, उससे पहले एक मेमोरेंडम का प्रोविजन होता था, आजकल उद्यम है जून 2020 से। तो उद्यम के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आना चाहिए। और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन सेक्शन 7 और फिर जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती रहती है उसके हिसाब से डिसाइड होती है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो जून 2020 की नोटिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, या फिर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 करोड़ और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है। तो ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन है। टर्नओवर में एक्सपोर्ट की टर्नओवर काउंट नहीं होती है। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में अगर कोई आ गया और उद्यम रजिस्ट्रेशन उसके पास है, और वो मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, ट्रेडर नहीं, तो सप्लायर की डेफिनेशन में वो आएगा। ठीक है, अब वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो है, अगर कोई मुद्दा खड़ा हो जाए और कोई बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व हो तो उसको भी लिटिगेट किया जा सकता है कि कोई मैन्युफैक्चरर था या नहीं था। बट एनी हाउ, आप कहां से देख सकते हो? उसकी उद्यम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उस पर लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्टर्ड है, ट्रेडिंग में रजिस्टर्ड है या सर्विस में रजिस्टर्ड है। तो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए या सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, तो वो सप्लायर की डेफिनेशन में आता है, जिसको ड्यू डेट में आपको पेमेंट करना मैंडेटरी है। अब अगर ये ड्यू डेट में आप पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो एमएसएमईडी एक्ट का सेक्शन 16 कहता है कि आपको उसको ब्याज देना पड़ेगा। कितना ब्याज? आरबीआई बैंक रेट के 3 गुना ब्याज, जो कि लगभग होता है 20% के आसपास, यानी 20% ब्याज देना पड़ेगा। कैसे? कंपाउंडेड मंथली। और सेक्शन 17 कहता है कि ये जो उसकी अमाउंट है प्लस ब्याज आपसे रिकवर की जा सकती है। तो ये तो पुराना एक्ट है और ये पहले भी लागू था, आज भी लागू है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, ये एक्ट और चीज कहता है, सेक्शन 23 इस एक्ट का कहता है कि इनकम टैक्स लॉ में कुछ भी लिखा हो, ये जो ब्याज आप देंगे उस सप्लायर को,
ये ब्याज आपका इनकम टैक्स में प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, टैक्स कैलकुलेट करते वक्त खर्चा अलाउ नहीं होगा, ये वाला इंटरेस्ट अमाउंट जो है। ठीक है, ये सब पुराना लॉ है जी, ये पहले भी लागू था, आज भी लागू है। तो अगर आप किसी ऐसे सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं जो इन डेफिनेशंस में आता है, तो आपको इस ड्यू डेट का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन कहीं कोई डिस्प्यूट रेज होगी तो वो लिटिगेशन रेज कर देगा आपके अगेंस्ट कि आपका इंटरेस्ट ड्यू है, आप इंटरेस्ट भी मुझे पे करो। और अगर आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और पर्सन अगेन आपको परेशान कर रहा है या आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं और आपको पता है कि मुझे इससे अब अमाउंट रिकवर करनी है, तो आप भी इन सेक्शंस का बेनिफिट ले सकते हैं। और एमएसएमई कोर्ट्स बने हुए हैं, वहां पर जाकर आप अपने केस को रख सकते हैं और अपनी अमाउंट को रिकवर करा सकते हैं विद इंटरेस्ट। एंड सच एन एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट, 20% का इंटरेस्ट कहां मिलता है, तो 20% का इंटरेस्ट है। अब आते हैं कि नया क्या हुआ। ये तो सब पुराना कानून है और पहले भी लागू था, आज भी लागू है। नया क्या हुआ है? अब नया ये हुआ है कि पिछला जो बजट था, फाइनेंस एक्ट 2023, उसमें इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 43 कैपिटल बी के अंदर एक नया क्लॉज एच डाल दिया गया था। अब सेक्शन 43 बी कैपिटल बी क्या है, पहले ब्रीफ में वो बता देता हूं। ये कुछ ऐसी पेमेंट्स का जिक्र करता है जो कि आपको एक्रुअल बेसिस पे अलाउ नहीं होंगी, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे सिंपल भाषा में समझाता हूं, आपने आज कोई एक्सपेंस कर लिया, लेट अस सपोज आपने किसी मार्केटिंग वाले की सर्विस ले ली 1 लाख रुपए की, और उसकी पेमेंट आपने बाद में जाके करी, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त वो खर्चा उसी वक्त अलाउ हो जाता है जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज ले लिया, आपके पास इनवॉइस है, वो खर्चा आपको मिल गया, पेमेंट आपने जब मर्जी की हो, चाहे हो सकता है एडवांस में कर दी हो, चाहे बिल के साथ कर दी हो, चाहे बाद में कर दी हो। तो नॉर्मली यही रूल चलता है, एक्रुअल कंसेप्ट ही चलता है कि आपका खर्चा हो गया तो आपको वो खर्चा इनकम टैक्स लॉ में भी मिल जाएगा। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी मोस्टली एक्रुअल पे ही चलता है। लेकिन 43B में कुछ स्पेसिफिक पेमेंट्स हैं जो आपको सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होंगी, यानी उनकी जब एक्चुअल पेमेंट हो जाएगी। तो उसमें ही एक क्लॉज एच इन्होंने इस बार इंसर्ट कर दिया पिछले बजट में, जिसमें यह लिखा है कि अगर आपने अपने किसी सप्लायर को, जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आता है, ड्यू डेट में पेमेंट नहीं की है, तो वो खर्चा जो उससे गुड्स एंड सर्विसेज आपने खरीदे तो आपका खर्चा हुआ ना, वो खर्चा आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा, एक्रूअल बेसिस पे अलाउड नहीं होगा। ड्यू डेट आपको पता ही है, पहले डिफाइन कर चुका हूं ड्यू डेट का क्या मतलब है। अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमारे एग्जांपल में हम वही मार्केटिंग का एक एक्सपेंस लेके चलेंगे कि हमने किसी से मार्केटिंग कराई थी, वो हमारा खर्चा है, और ड्यू डेट अब हम 45 डेज पकड़ के चलते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है, ये जैसे ही एंड होगा आप अपने असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करेंगे, जिसमें आप अपने 23-24 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे अगर आप बिजनेस पर्सन है तो, और उसके अंदर आप अपने टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस प्रॉफिट के हिसाब से। अब लेट अस सपोज ये जो मार्केटिंग का वाला बंदा है, इसने आपको 1 जनवरी 2024 को सर्विसेज दे दी थी, आपकी सर्विसेज कंप्लीट हो गई थी, उसने आपको इनवॉइस रेज कर दिया था और वो सप्लायर की डेफिनेशन में आता है, यानी माइक्रो स्मॉल की डेफिनेशन में आता है और रजिस्टर्ड भी है। तो उसकी पेमेंट आपको 45 डेज के अंदर करनी थी, यानी लगभग 14-15 फरवरी के आसपास तक आपको उसको पेमेंट कर देनी थी। अब आपने वो पेमेंट नहीं की, आपने उसको पेमेंट कब की? 25 मार्च 2024 को। तो क्या ये एक्सपेंस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपको अलाउ होगा? हाँ जी, बिल्कुल अलाउ होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होगा। तो अगर एक्चुअल पेमेंट ईयर के अंदर हो गई है तो ड्यू डेट के बाद भी हुई है तो भी आपको ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। लेकिन एमएसएमईडी एक्ट में उसका इंटरेस्ट ड्यू खड़ा है, वो आपको देना पड़ सकता है, वो प्रोविजन वहीं का वहीं है। इनकम टैक्स लॉ में अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने पेमेंट कर दी है उसकी, चाहे वो ड्यू डेट के बाद की है, तो आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट भी विद इन दिस पीरियड हो गई। 43B तो कहता है एक्चुअल बेसिस पे आपको मिल जाएगा। अब 43B कब ऑपरेशन में आएगा? जब आपकी एक्चुअल पेमेंट दूसरे फाइनेंशियल ईयर में चली। 1 जनवरी 2023 का बिल था, 1 लाख का बिल था, आपने पेमेंट उसकी करी 1 अप्रैल 2024 को, सॉरी 1 जनवरी 2024 का बिल था, आपने उसकी पेमेंट करी 1 अप्रैल 2024 को। तो अब आपको ये पेमेंट कब अलाउ होगी? ये आपको पेमेंट अलाउ होगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, और 23-24 का प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आपको वो 1 लाख का खर्चा वापस ऐड कर देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में और हायर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो ड्यू डेट से ऊपर चली गई पेमेंट और उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुई ही नहीं, क्योंकि ड्यू डेट से ऊपर जाते ही एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ होनी थी, तो वो आपको अलाउ होगी 24-25 में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 मार्च 2024 को उसने बिल रेज किया था 1 लाख का, आपने उसकी पेमेंट कर दी 10 अप्रैल 2024 को।
आपने यानी लगभग 20 दिन के अंदर उसकी पेमेंट कर दी है। तो ये खर्चा आपको किस साल में अलाउ होगा? ये खर्चा आपको 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा। उसका कारण क्योंकि पेमेंट ड्यू डेट पे कर दी है, इसलिए 43B लगेगा ही नहीं। 43B कहता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे लगेगा नहीं। एक्चुअल पेमेंट बेसिस नहीं अगर इन्वोक हो रहा तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो तो एक्रूअल बेसिस का है। तो आपको इनवॉइस तो मार्च में मिल गया था, आपने पेमेंट भी उसकी ड्यू डेट के अंदर करी है, तो आपको वो खर्चा 23-24 में मिल जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने उसकी पेमेंट 24-25 में की है। अब इसके बाद आते हैं अगला सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको वही 1 मार्च 2024 को बिल रेज किया था, आपने उसकी पेमेंट करी जून 2024 में, तो ड्यू डेट तो क्रॉस हो गई, लेकिन 31 मार्च को ड्यू डेट नहीं क्रॉस हुई थी। 31 मार्च को तो अभी 10 दिन ही हुए थे और 45 दिन का टाइम था आपके पास। तो क्या ये खर्चा आपको 23-24 में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक्चुअल पेमेंट देखनी है कि कब हुई है। एक्चुअल पेमेंट 31 एज ऑन 31 मार्च नहीं देखेंगे आप, उस बिल के हिसाब से चलेंगे। वो बिल 1 मार्च 2024 का था, उसकी पेमेंट जाके हुई है जून 2024 में, तो 45 दिन से बहुत बाद में हुई है, तो वो ड्यू डेट के बाद हुआ है, तो आपको वो 24-25 में खर्चा मिलेगा। तो अगेन देखिए, वो खर्चा आपको अलाउ तो हो ही जाना है। गवर्नमेंट आपसे वो खर्चा वापस नहीं ले रही कि आपको ये खर्चा कभी अलाउ ही नहीं होगा, उस पर परमानेंट टैक्स ले लिया, नहीं। वो खर्चा आपको उस साल में अलाउ होगा। अगर आपने ड्यू डेट से बाद में पेमेंट करी है तो वो खर्चा तब अलाउ होगा जब आपने उसको एक्चुअल में पेमेंट कर दी है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा लॉ आया है। अब आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सबसे पहले आप अपने सारे सप्लायर्स को ईमेल डाल के या लेटर डाल के उनसे डिटेल लीजिए कि क्या वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आते हैं, नंबर 1। दूसरा, अगर वो रजिस्टर्ड है तो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें। अब जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप तो उसको कैसे मान लोगे कि वो सप्लायर की डेफिनेशन में आता है? तो वो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। उस सिनेरियो में आपको कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं अपनी इनकम में, वो आप खर्चा आराम से उसको क्लेम करो। लेकिन अगर वो उस डेफिनेशन में आता है, वो आपको मेल पे रिवर्ट करता है कि मैं इस डेफिनेशन में भी आ रहा हूं और ये रहा मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो फिर आपको सावधानी से चलना पड़ेगा। या तो उसकी ड्यू डेट पे पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, अगर ड्यू डेट पे नहीं हुई है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस खर्चे को एड बैक करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं छेड़ना, आपका जो नॉर्मली P&L बनेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इट इज रहेंगी, वो प्रॉफिट आपका उसमें जाएगा ATR में, और उसके अंदर नीचे एडिशन के अंदर आ जाएगा कि ये खर्चा क्योंकि मेरा ड्यू डेट के बाद हुआ था, तो 43B क्लॉज H के अंदर मैं इस अमाउंट को ऐड कर रहा हूँ, इस एक्सपेंस को डिसअलाउ कर रहा हूँ, और अगले साल जब एक्चुअल पेमेंट हो जाएगी तो उसको आप वापस क्लेम कर लोगे। तो ये था जो नया कानून, जो 45 दिन की बात हो रही थी। तो ये सारी चीजें होप आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच।